जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज ये मेरा वीडियो एक मैं इम्पोर्टेंट मैटर पर बना रहा हूँ और मैटर है कि क्या हिंदुस्तान में आम आदमी को न्याय मिलता है। आम आदमी विश्वास करके कोर्ट जाता है और वो बड़ी उम्मीदों के साथ जाता है कि भाई मैं कोर्ट में जाऊँगा तो मुझे उम्मीद से न्याय मिलेगी। लेकिन कई बार पता नहीं कौन सी परिस्थितियां बनती है कि आम आदमी को कोर्ट से भी राहत मिलती नहीं है और मिलती है तो बहुत देर हो जाती है। तो इसी विषय पर आज एक दिल्ली हाई कोर्ट में एक जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आप सभी को याद है हवलदार राजीव का केस। आज हवलदार राजीव की पिछले 3 महीने से पेमेंट रुकी हुई है। एक जवान जिसने 20-22 साल देश को दिया, उस जवान की पेमेंट रोक दी गई। उसकी पत्नी बीमार, उसके बच्चे का एक्सीडेंट, उसके बच्चों के पेपर। ऐसी परिस्थिति में भी जब हमारे सेना के अधिकारियों ने हमारी नहीं सुनी, उनके एनसीसी के सीओ ने, उनके इन्फेंट्री बटालियन के सीओ साहब ने कहीं जब उसकी बात नहीं सुनी, मैंने खुद एनसीसी बटालियन के सीओ से, इनके यूनिट के सीओ से, इनके रिकॉर्ड अफसर से, इनके कमांडिंग अफसर से सब जगह बात की। पहले आश्वासन दिया कि ठीक है काम करेंगे, लेकिन बाद में नहीं किया। काम नहीं हुआ। हम दिल्ली हाई कोर्ट गए। दिल्ली हाई कोर्ट में जब हम फर्स्ट बार जाते हैं तो जज साहब हमें कहते हैं कि ठीक है हम आपकी सुनवाई करेंगे और नोटिस जारी करते हैं। पहली बैच के पास हम जाते हैं तो वो नोटिस जारी करती है कि भाई ठीक है अगली पार्टी से पूछो। लेकिन ये दुर्भाग्य के 7 दिन का समय दिया और 7 दिन के बाद हमारी जो बैच है वो बदल जाती है, दूसरे 2 जज आते हैं। हमारी फौज की तरफ से, सेना की तरफ से ना ही तो नोटिस का जवाब दिया, बैच बदल जाती है और वो बैच कहती है कि हम इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। और आप ठीक है, हमने कहा कि भाई अगर नहीं सुनवाई करनी थी तो पहली बार में हमको कह देते कि भाई आपकी कोई सुनवाई नहीं है, आपकी पत्नी मरे, आपके बच्ची मरे, बच्चा मरे, आपके पेपर हो ना हो, आप फौज की ड्यूटी करो, आपके परिवार का ठेका देश ने और कानून ने नहीं ले रखा। या तो ये कहते हुए उसको कह देते कि यूनिट में रिपोर्ट करो कि सैनिक का कोई भी मतलब घरेलू जिम्मेवारी सैनिक की नहीं है, उसके घर में कोई मरेगा तो भी ड्यूटी करेगा। या तो हमारी सरकार और हमारा कोर्ट स्पष्ट कह दे। लेकिन पहली बैच ये कहती है नोटिस की भाई कारण उनसे पूछो, और दूसरी बैच ये कहती थी हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम जाओ। लेकिन जब वकील साहब उनके पास अपनी प्रार्थना रखता है तो कहते हैं कि ठीक है रिप्रजेंटेशन दो और वो डिपार्टमेंट आपकी सुनेगा। डिपार्टमेंट बात नहीं सुनता, रिप्रेजेंटेशन देते हैं, दोबारा हम कोर्ट जाते हैं कि साहब हमारी सुनवाई नहीं हुई। दोबारा भी कहते हैं कि आपको तो कहा था दोबारा दो, हम दोबारा रिप्रेजेंटेशन देते हैं, फिर हमारी सुनवाई नहीं होती है। इस बीच में लगातार हमने जो इनकी इन्फेंट्री यूनिट है उधर भेजते भी रहे कि हमारा मामला कोर्ट में है। वो भी कहते रहे पहले कि हाँ ठीक है भाई कोर्ट से निपट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें बताना। हम बताते रहे, लेकिन अचानक सीओ से बात हुई, बोले इसकी पेमेंट रोक दो, अपना आप आ जाएगा। इनको पता है जवान है, ओआरएस है, गरीब और मिडिल परिवारों से है, तनख्वाह रोक के कहाँ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जवान ने भी कहा कि भाई मेरी जो समस्या है मैं लड़कर ही जाऊँगा। हम तीसरी बार कोर्ट गए और एक अलग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत अवमानना की याचिका दायर की, और उस समय जज साहब ने सुना 27 अप्रैल को, 13 मई को। और 13 मई को जज साहब ने कहा कि हाँ भाई मामला सीरियस है, सबसे पहले इनकी पेमेंट शुरू करो। फौज की तरफ से जो वकील आई थी उन्होंने ये भी कहा कि हाँ हम शुरू कर देंगे, और 15 दिन में जवाब दो कि भाई आपने इस व्यक्ति को क्यों नहीं रखा, इन हवलदार को क्यों नहीं रखा। उसके बाद वो ऑर्डर
बाई डाक भी हम भेजते हैं, बाई हैंड भी लेके हो जाता है। 15 दिन का नाम लिया था, लेकिन 25 तारीख तक कोई हलचल नहीं, उनको कोई असर नहीं। लेकिन 25 को जब कुछ और कागज कोर्ट की तरफ से पहुंचे, तब उन्होंने एक जवाब दाखिल करके झूठा, जिसमें सबसे बड़ा झूठ तो कि भाई ये तो नवंबर में एक नाबालिग लड़की के साथ कॉल और चैटिंग करते हुए पकड़ा गया था, इसलिए हमने इसका अचानक ट्रांसफर कर दिया। झूठी कहानी बताए गए हैं। इस कहानी में अभी तक ना ही कोई नाबालिग की शिकायत है, ना ही कोई पुलिस रिपोर्ट है, ना ही कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी हमने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करी थी, इनको रेफ्रीमेंट मतलब फटकार लगाकर छोड़ दिया था। मतलब या तो अगर इनकी बात सही है तो ऐसे नाबालिग केस में सिर्फ फटकार लगाकर छोड़ा जाता है, लेकिन एक झूठी कहानी बनाई गई, कोर्ट को यह दिखाया गया और कोर्ट के पास इन्होंने जवाब हमारे को दे दिया 25 तारीख को। जबकि ये नवंबर का जो केस बता रहे हैं, और इन्होंने एक्सटेंशन के लिए सितंबर में इसी सीओ को 2025 सितंबर को एनसीसी बटालियन के सीओ साहब को दिया था कि साहब मेरे बच्चे का पेपर है अप्रैल में, वाइफ की तबीयत खराब चल रही है, तो मुझे एक्सटेंशन दे दो आप अगस्त तक का। इसी श्रीमान जी ने इनको एक्सटेंशन दे दिया था। सितंबर को एक्सटेंशन की कॉपी इनके सीओ साहब के पास गई थी, और ये बता रहे हैं नवंबर की नाबालिग की शिकायत, जबकि दिसंबर 2025 को इनके उस सीओ साहब ने, इन्फेंट्री के सीओ साहब ने इनको कि भाई ये तुम्हारा एक्सटेंशन हम कर दिया गया है, तुम अगस्त तक आओ। तब तक किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन ये हवलदार सीओ साहब की कहने के अनुसार अपनी निजी प्राइवेट स्कॉर्पियो गाड़ी, इनके आदेश से इनकी मैडम जा रही है, ये जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, जो भी सरकारी एनसीसी का काम था, जहाँ भी कैंप लग रहे हैं, सब लेके जाती रही। ये अपना हिसाब ठीक है भाई, बाद में तेरा डीजल पानी का हिसाब हो जाएगा। जिस दिन इसने डीजल पानी का हिसाब मांगा उसी दिन इसका आरटीओ, बोले इसको आरटीओ करके भेजो, आरटीओ करके भेजो। जबकि वीडियो आ रखे हैं जिसमें श्रीमान जी, एक मैंने वो अभी तक डाले भी नहीं है, ये अपने ही सरकारी ऑफिस में रहते हुए हुक्का भरवा रहा है, उसका वीडियो भी है। मैं जल्दी वो लड़ाई हम अलग से लड़ेंगे, दिखाएंगे कि सीओ साहब हुक्का भरवाता है लोगों से। अपने ही एक रिकॉर्डिंग मैंने पहले भी डाली थी जिसमें ठेकेदार बता रहा है कि साहब, वो रिकॉर्डिंग अलग से आप सुन चुके हो, उसका जिक्र भी हम बाद में करेंगे। लेकिन ये वीडियो हम सिर्फ कोर्ट तक पहुंचाना चाहते हैं। इस कार्रवाई में अब जब उनका जवाब आया तो हमने 8 जून को कि साहब इन्होंने ना तो हमारी सैलरी और ये झूठा एफिडेविट दिया, हम कोर्ट गए। अब दिल्ली हाई कोर्ट उस दिन तो मतलब जून में हमने 8 जून को दाखिल किया, उसके बाद में बीच में एक गए कि भाई ठीक है हमारी सुनवाई हो जाए, तो कह दिया कि आज नंबर नहीं आया, अर्जेंट मामले नहीं है, तुम नेक्स्ट को आना। आज जब दोबारा कोर्ट में पूछे कि साहब इसकी सुनवाई करो, बोलते ये तो अर्जेंट मामला ही नहीं है। अब इसकी सुनवाई हम किसको करेंगे, 1 जुलाई को करेंगे। वकील साहब ने बताया कि साहब बंदे की पेमेंट रुकी हुई है, ये परिस्थिति है, और आप कह रहे हो ये अर्जेंट मामला ही नहीं है। बोलता है कि पेमेंट रुकी है तो इसको बोलो यूनिट में रिपोर्ट कर देगा, हम बाद में सुनवाई कर लेंगे। इस कहानी में मेरा मन और उस बंदे का, और शायद आप लोग भी एक कहानी सुनोगे तो मतलब एक दिल टूट जाता है कि कोर्ट ये कहता है कि अर्जेंट मामला नहीं है। एक सैनिक की सैलरी रुकी हुई, उसकी वाइफ बीमार, उसके इसी दौरान उसके बच्चे का एक्सीडेंट होता है, वो उस चीज़ को भी सीओ साहब को बताया था अपने सीओ साहब की, भाई मेरे बच्चे को इसका पैसा खर्च होता है 1-1.5 लाख रुपए जेब से, और ऐसे समय में इसकी सैलरी रोक दी गई। मतलब जो देश सेवा करने वाला व्यक्ति की पेमेंट रुकी हुई, ऐसी परिस्थिति में कोर्ट कहता है ये तो अर्जेंट नहीं है। जबकि जून में क्या, मैं यहाँ माननीय न्यायालय से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे पता है मेरी इस चीज़ को आप ये भी कह सकते हो कि न्यायालय के ऊपर ऐसा बोलना गलत है, फलाना, मेरे ऊपर भी आप कर सकते हो कार्रवाई, लेकिन श्रीमान जो करना है कर लो। लेकिन मन आहत है, और मैं मेरे आहत मन से कहना चाहता हूँ कि ये मतलब मुझे बहुत ही गलत फैसला लगा कि आप एक सैनिक की अर्जी को ये कह देते हो कि अर्जेंट नहीं है। और इस बीच में हमें भी पता है कि इस छुट्टियों में
कैसे कैसे केस लोगों के सुनवाई हुई है। हालांकि छुट्टी हमें भी पता है, छुट्टी में अर्जेंट मैटर ही सुने जाते हैं, कौन कौन से अर्जेंट है कितने आपने सुने, लेकिन आपको एक सैनिक की समस्या अर्जेंट नहीं लगी। इससे हम सैनिक होने के नाते, क्योंकि मैं भी एक सैनिक हूँ, पूर्व सैनिक हूँ, मेरे बहुत सारे सैनिक भाई हैं जो इस चीज़ को सुनेंगे तो उनका दिल आहत होता है। और सैनिक ही नहीं, हर गरीब आदमी जिसको ऐसे बोल दिया जाता है तो उनका मन दुखी होता है कि जिस न्यायालय पे उम्मीद है और वही ऐसे बोल दे कि तुम तो अब यूनिट में चले जाओ। अगर आपको यूनिट में भेजना था तो फर्स्ट में ही जो पहले जज साहब थे, एक ही न्यायालय, यहाँ न्यायालय भी नहीं बदला है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, AFT का फैसला हाई कोर्ट बदली कर दे, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट बदली कर दे, या एक हाई कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट दिल्ली और दिल्ली हाई कोर्ट का राजस्थान बदली कर दे। लेकिन यहाँ तो एक ही हाई कोर्ट है, उसी दिल्ली हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है और उसी हाई कोर्ट में हमारे साथ ये हो रहा है जहाँ मॉनिटरिंग के लिए चीफ जजिस्ट शायद अभी बदली भी नहीं हुई है। ये भी नहीं कि बदली हो जाते तो हमें होगा भाई चीफ जजिस्ट बदली हो गए इसलिए चल रहे हैं। तो या तो सीधा सीधा हमारा मन कहता है कि सरकार का हस्तक्षेप है, जो लोग हैं वहाँ उनकी इतनी पहुँच है कि वो किसी मामले को लगने दें, नहीं लगने दें, तारीख आगे बढ़ा दें, मजबूर कर दें बंदों को, और ये सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम में उस बंदे को मजबूर किया जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारे जैसे लोगों पर, खासकर सैनिकों के ऊपर, जो उम्मीद करता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक पल भी नहीं सोचते कि सामने गोली आ रही है तो हम पीछे पीठ फेर ले या भाग जाएं। हम तो हंसते हंसते कुर्बान होते हैं, और हमारे लिए आप ये कहो तो बहुत दुख की बात है। बाकी तो आप वीडियो देख रहे हो, आप भी बताएं। हालांकि मैंने भी बताया उस बंदे को कि भाई ये स्थिति है, कोर्ट ये कह रहा है, तो उसने भी कह दिया कि सर जाऊंगा तो मैं नहीं, कोर्ट के डिसीजन से ही जाऊंगा, क्योंकि ये जज साहब का नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें हम जज साहब पर आरोप नहीं लगा रहे। ये जो नीचे सिस्टम बैठता है रजिस्ट्री में, जो तारीखें लगाने वाला सिस्टम है, जो भी इन चीज़ों को इधर घुमा रहा है, मैं चाहता हूँ कि दिल्ली उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश महोदय हैं, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, वो हमारे इस मैटर को जरूर देखें। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आम आदमी बड़ी उम्मीद के साथ वहाँ पहुँचता है, जिसका ऐसी स्थिति में उसके पास पैसे भी नहीं थे, हम लोगों ने सैनिकों से इधर उधर से करके उसको पैसे देकर वहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि उसकी सैलरी रोक दी गई, उसके बच्चे की हालत ये हुई, और ऐसी स्थिति में उसको ये कहना, उसके साथ साथ कितने लोगों की नज़र है। अगर आपने इसको नहीं ढंग से सुना, इसको सिर्फ पोस्टिंग मैटर बनाकर छोड़ दिया, तो फिर हमारे सिस्टम में बैठे हुए ऐसे अंग्रेजी मानसिकता के लोग फिर किसी भी तरह सैनिक को फुटबॉल बना देंगे, इधर से उधर जब भेजेंगे और ये दिखा देंगे जी उसमें जो कहा गया है कि ये लेह में जाने से डरता है, जबकि इसकी पोस्टिंग जब वहाँ से आई थी तो इसने ये कहा था कि साहब मेरे ऊपर कर्जा है और मेरे को फील्ड में ले चलो, ताकि मेरे को वहाँ ठीक सैलरी लगेगी। कोई नहीं डरता, सैनिक खुद आजकल वॉलंटियर है फील्ड में जाने के लिए, वहाँ सैलरी मिलती है, जान में जोखिम में डालते हैं, लेकिन वो इसीलिए डालते हैं कि वहाँ देश सेवा भी हो जाए और इनका जो भी इधर उधर से कर्ज होता है वो उतर जाए। इनकी एप्लीकेशन दी हुई थी कि मुझे वहाँ लेके चलो, लेकिन नहीं माना सीओ साहब, और सीओ साहब ने इनको भेजा कि नहीं आप एनसीसी में वहाँ जाओ। और आज वो सीओ इनके खिलाफ लिखता है कि ये आदतन अपराधी था, बल्कि जीवन में सिर्फ एक पनिशमेंट है इनको, उसमें इनको आदतन अपराधी बना दिया। झूठी एक बच्ची की शिकायत इनके ऊपर, इनके करेक्टर का हनन हो गया, और ये इनका ही नहीं, इनके साथ सभी सैनिकों का हनन कर दिया आपने। मैं दुखी मन से ये चीज़ें कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे न्यायाधीश महोदय इस समय छुट्टी काट रहे हैं, आप लोगों तक अगर ये चीज़ें पहुँचती है तो महोदय कृपया कर इस सिस्टम को चेंज करो। ऐसा कोई आस लगा कर आता है और आप इस परिस्थिति में अर्जेंट नहीं मानते हो तो फिर हमें कह दो, शुरू में बता दो कि भाई तुम्हारे को कहीं भी भेजा जा रहा है, तुम्हारा कोई मर रहा है, जी रहा है, तुम्हारा काम देश सेवा, तुम वहाँ जाओ। तुम्हारा कोई मर गया तो कोई दूसरा तुम्हारा उसको कंधा दे देगा, वो फूंक देगा, तुम मत आओ। निकाल दो अंग्रेजों की तरह कि तुम्हारी फिरौती कोई नहीं, तुम तो मरोगे तो भी वहाँ फूकोगे, सिर्फ जो तनख्वाह लो और पीछे क्या होता है मत देखो। स्पष्ट कह दो, या पहली दफ़ा आते ही बता दो। फिर आपने ये कि ठीक है नोटिस जारी करना, रिप्रेजेंटेशन, फिर रिप्रेजेंटेशन दो, फिर अवमानना के लिए आदेश दो, और आपका आदेश भी नहीं माना तो कैसे लोग होंगे वो। इस ओर जरूर ध्यान दें। बाकी हमारे जो साथी वीडियो देख रहे हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि मुझे भी पता है, इसलिए मैं, आप कहते हो ना कि सर हर मामले को कोर्ट ले जाओ, इसी तरह जो लंबी 20-20, 31 साल में बंदों को फैसला मिल रहा है,
जैसे अभी राजस्थान का हाई कोर्ट का एक 31 के साल के बाद में उसको पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन मिली है। इस बीच में उसकी परिवार की स्थिति क्या रही होगी। यहाँ 1000 करोड़ रुपए पकड़े जाने वाले, चोरी घूस सरेआम पकड़े जाने वाले लोगों की आधी तनख्वाह चालू रहती है पुलिस महकमा और बहुत से महकमों में कि ठीक है भाई ये पकड़ा भी गया तो जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता इसको आधी तनख्वाह दो, सस्पेंड होने के बाद में भी। हम भी तो इंसान हैं, हमारे तुम फौज का बिल्कुल ही होते ही बिल्कुल उसकी सब कुछ बंद कर देते हो, क्यों? उसके बच्चों को मतलब वो भूखी नहीं लगेगी, उसका परिवार ही नहीं है। तो ये अंग्रेजों की देन हमारी सरकार भी और कोर्ट भी हमारे ऊपर भी ध्यान दे। और अब बाकी हमारे साथी, आपको लगता है कि सैनिकों के साथ अन्याय हो रहा है तो इस वीडियो को शेयर करके जितने भी हमारे न्यायाधीश महोदय हैं उन तक भेजें और सैनिकों के मनोबल को या उनके दिलों को मत तोड़ो इस तरह का डिसीजन देकर। बाकी उस सैनिक ने कह दिया है कि सर अब जो होना है देखा जाएगा, ऐसा ही होगा तो मैं जाकर अभी डिस्चार्ज दे दूंगा, क्योंकि इसकी 22 साल है, मैं रिटायरमेंट कर दो मेरे को, मैं नौकरी नहीं करना चाहता। अगर आप हमारी तरफ नहीं देखना चाहते तो हमें भी अपनी पेंशन दो और आप हमारे को रिटायरमेंट दिला दो, जाना ही नहीं है। लेकिन हर आदमी की स्थिति नहीं होती है, इसीलिए हर आदमी कहता है ना सर कोर्ट ले जाओ। मैं कोर्ट में ले जाकर इसलिए अधिकारियों से बात करता हूँ कि वहीं की वहीं ये मामला हल हो जाए तो बंदे को इस तरह हरासमेंट ना झेलना पड़े। हालांकि हरासमेंट के लिए भी केस है, लेकिन केस के लिए कहाँ से पैसा है, कहाँ से भाग दौड़ करे, कहाँ से उस मुसीबत को झेले, और यही फायदा ये लोग उठाते हैं क्योंकि इनके तो वकील सरकारी, फिर अप्रोच लगा दो कि इसको घुमाओ डुलाओ अपना भाग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखकर ही हम अपने सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। बाकी तो अब भी अपने अपने कमेंट्स दो और देखते हैं भी 28 जून या 1 तारीख को, जो भी तारीख हमने कह दिया ठीक है, जो तारीख दो। और डिसीजन जज साहब, क्योंकि ये जज साहब का डिसीजन नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार कि जज साहब भी इन चीज़ों पर ध्यान दें कि आपके नीचे बैठा सिस्टम क्या कर रहा है। वीडियो को शेयर करें और आगे की अपडेट आपको मैं देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैटर को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे हाई कोर्ट से बजाय सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, अंत तक लड़कर। हमारा एक ही सिद्धांत है, फौजी है, पीछे हटना ना हमने सीखा है और ना सीखेंगे। जो होगा देखा जाएगा, अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। बात जीत हार की नहीं है। बहुत से तो नीचे कमेंट्स लिखेंगे क्या हो गया फलाना, भाई बात है कि हमने लड़ा, और लड़कर हार जीत तो भगवान के हाथ में है। जय हिंद।